एंटी-थीस्ट आए हैं, ओहो! एंटी-थीस्ट। हाँ जी, एंटी-थीस्ट। सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और यहाँ जो पाकिस्तान की जो बात चल रही है वो देख के भी दुःख भी होता है फिर और दूसरी चीज़ ये है कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया में भी पड़ता है। और एक और अफ़सोस होता है कि क्योंकि वजह ये है कि हमारे यहाँ एक जो करिकुलम और स्टेट ओन जो भी मीडिया है, चाहे वो अब इवन जो प्राइवेट मीडिया भी जो स्टेट ओन्ड है, जैसे एआरवाई है या बोल है, उसके ज़रिए एक ख़ास किस्म का जो है वन साइडेड नैरेटिव जो लोगों के अंदर ना बना दिया गया है। तो तुम देखना कि जो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो सो कॉल्ड जिन्होंने एजुकेशन ली है, उनके उनका वर्ल्ड व्यू एक बहुत ही एक एक डिफरेंट है। फिर एक और आपको नज़र आएगा कि स्टेट की पॉलिसीज़ जैसे-जैसे चेंज होती हैं। ज़ियाउल हक के दौर में जो है ना वो ये बताया गया कि कायदे-आज़म एक मर्द मोमिन थे और उनकी पेट में दाढ़ी थी, अल्लामा इकबाल। मुशर्रफ के दौर में उनको लिबरल बनाने की कोशिश की गई। और हालाँकि कायदे-आज़म की अगर और अच्छा पूरी कभी सुना होगा, तुमने भी सुना होगा कि जो 11th अगस्त की जो एक स्पीच है कि उसमें यू आर नाउ फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू योर टेम्पल्स। हाँ, वो पूरी मेरे ख़्याल से 6 पैराग्राफ की अगर आप उसको देखें, 6 से 8 पैराग्राफ बनते हैं, अगर छोटे-बड़े मिक्स करें, तो वो एक 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 स्पीच है, उसमें से सिर्फ़ एक लाइन उठा लेते हैं ये। उस लाइन से जस्ट पहले वाली लाइन है वो खतरनाक है, वो है पाकिस्तान की पता चलता है कि जो हमारे जो फाउंडर्स थे, उनके कन्फ्यूज़न क्या थी। वो उसमें भी उन्होंने एक तरफ करेक्टली डिफाइन कर रहे हैं कि हिंदूज़ जो है उनके अंदर कास्ट सिस्टम में डिवीज़न है, जिसको डिसॉल्व होना चाहिए, जो उन्होंने 4 उसकी की। इसके बाद फिर मुस्लिम्स के ऊपर आ गए। और मुस्लिम्स की डिवीज़न उन्होंने क्या बताई कि ये पंजाबी, सिंधी, बंगाली, पख्तून हैं और ये अपने आप को जब मुसलमान कहने चलेंगे वक़्त के साथ ये भी डिसॉल्व, ये कायदे-आज़म की तकरीर चल रही है वही वाली 11th अगस्त की। और ये इश्यू है बेसिकली। पाकिस्तान का ओवरऑल आइडियोलॉजी एक फ्लॉट थी कि आप एक अव्वल तो आप माइनॉरिटी नहीं थे। आपने टू नेशन थ्योरी दी कि एक तरफ मुस्लिम्स हैं इंडिया में जो कि उस वक़्त भी 20-25% थे पॉपुलेशन के। आप सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी थे, आप माइनॉरिटी नहीं थे। और आप ये चाह रहे थे कि आपको अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा जो है ना आपको वहाँ मिले प्रेज़ेंटेशन मिले नेशनल असेंबलीज़ में या प्रोविंशियल या यूपी में आप 5% हैं, माँग रहे हैं आप 33% सीट्स की हमारी रिज़र्व्ड होनी चाहिए, सो ऑन। और अपने आप को आप सेपरेट समझ रहे हैं कि अगर एक मैं पंजाबी जट जो है ना बाजवा जट हूँ और मेरे ही सामने मेरा कज़न है, वो भी पंजाबी बाजवा जट है मगर वो सिख है। मेरे अबाऊ-अजदाद उसके किसी टाइम पे मुसलमान हो गए। अब वो और मैं दोनों अलग-अलग कौम तस्वुर होंगे। यानी कि वो और मैं कहेंगे कि आपका तो मेरा और जीना और मरना और हर चीज़ अलग-अलग है। तो ये एक और उसकी बेस पे मैं एक अलग मुल्क बनाऊँगा। तो और मुल्क बन गया मतलब कि ये अब हमारे मुल्क में वो जो सिख है वो अब गैर पाकिस्तानी हो गया और मेबी मोरक्को में बैठा हुआ एक मुस्लिम जो है ना वो पाकिस्तानी, उसको ऑटोमैटिकली नेशनैलिटी मिलनी चाहिए थी। तो ओवरऑल आइडिया फ्लॉट था। हुँ। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कन्फ्यूज़ थे। जैसे इज़राइल में है। हाँ, अच्छा कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद कन्फ्यूज़ थे। वो लोग उनको जो लोग लिबरल कहते हैं उनकी तकरीरें देखें आफ्टर पार्टीशन भी। और उसके बाद उनकी जो जैसे उसमें उन्होंने इस्लामिया कॉलेज में कही थी बात कि हमने ये मुल्क एक लैंड लेने के लिए नहीं लिया, ये एक हमने लेबॉरेटरी के लिए लिया जिसमें आप इस्लाम के जो है ना एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इस्लाम के जहाँ एक्सपेरिमेंट होंगे, तो वहाँ तहरीक-ए-लब्बैक और ये क्या नाम है तालिबान ही पैदा होंगे, उसमें कौन से कोई साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने पैदा होना है इस्लाम की लेबॉरेटरी में। फिर तो ये ओवरऑल स्टार्ट से ही इश्यू था। अभी रिसेंटली मैंने ना कुछ दिन पहले से ही एक पढ़नी शुरू की है जस्टिस मुनीर की के ऊपर बेस पे एक कमीशन रिपोर्ट बनी थी जो 1952 और 53 में एंटी अहमदिया राइट्स शुरू हो गए थे। हुँ। और उस वक़्त की लब्बैक वो उसको आप जब डिटेल से पढ़ेंगे आप डॉट टू डॉट मैच कर लेंगे जो तहरीक-ए-लब्बैक अभी आजकल वाली और उस वक़्त की अहरार तहरीक थी। तो उनकी मुतालबे भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ना इनको अहमदियों को नॉन मुस्लिम कहें, वरना हमने डायरेक्ट एक्शन देना और आप तमाम जो है वो जो अहमदीज़ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और स्पेशली सर ज़फ़रुल्लाह खान के ऊपर उनका पॉइंट था कि इनको आप ओहदों से हटाएँ और नहीं हटाया तो हम डायरेक्ट अपना एक्शन लेंगे। उसमें एक वाक़या मिलता है कि इनके अहमदियों के उस वक़्त के खलीफा थे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद क्वेटा में थे। तो वो उस टाइम पे ये अहरार उनके पीछे पहुँच गए, वो तो काबू नहीं आए। तो एक
एक मेजर, मेरे ख्याल से मेजर महमूद नाम है, ये सब नाम मैं भूल गया हूँ। उसको उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। ये कहीं जलसा हो रहा था इनका, उसके सामने से गुज़रते उसकी मोटरसाइकिल खराब हुई। उन्होंने उसकी वज़ाकता से, ये अहमदी वो जो फ्रेंच कट रखते हैं और जिना कैप पहनते हैं, उन्होंने उसको जज कर लिया कि ये जो है ना वो है अहमदी है। उसको उन्होंने घसीटा, उसको सरियों से मार के, उसका कहते हैं जो पोस्टमार्टम उसी रिपोर्ट के अंदर है, ये वाली जो जस्टिस मुनी रिपोर्ट में, कि उसका भेजा बाहर आया हुआ था और उसकी पेट की अंतड़ियाँ बाहर थी, ये हालत थी। तो ये, और ये अब भी यही चल रहा है सीन। तो जस्टिस मुनीर, मैं तो लोगों को सजेस्ट करूँगा एक दफ़ा आप पढ़ें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। पूरी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल से उन्होंने उसके अंदर फिर एक और जो ज़बरदस्त बात ये है कि उन्होंने जब ये मुतालबा शुरू हुआ कि फलाने जो है ना मुस्लिम्स हैं, फलाने नहीं हैं, तो इस पूरे कमीशन ने 16 डिफरेंट जो है ना इस्लामिक सेक्ट्स वालों को बुलाया, और उनके जय्यद उलमा को, और उनसे पूछा कि आप इस्लाम की जो है ना मुसलमान की डेफिनेशन बताएँ हमें, इंक्लूडिंग अहमदी भी। इनके भी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद भी आए थे, उनके सामने पेश हुए। हुँ। और 16 की 16 डेफिनेशन किसी एक जो है ना उसपे इत्तेफ़ाक नहीं हो सका कि एक मुस्लिम की डेफिनेशन क्या होती है। तो पढ़ने से ताल्लुक, और पाकिस्तान में बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि कोई कमीशन बना हो और उसकी कोई रिपोर्ट जो है वो अपने किसी अंजाम तक पहुँच इख्तिताम भी पर गई हो, और रिलीज़ और किया पब्लिश उन्होंने, और रिलीज़ भी हो गई हो। तो कि वो उस उसको और उसमें कवर कर पूरी, देते, हाइड कर हाँ, देते हैं। पूरी उसमें हिस्ट्री है, पाकिस्तान का भी बताया है, अहरार वालों की भी बताई है, इस्लाम की जनरल डेफिनिशन जो बताई गई हैं। तो आपको बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारी स्टेट की फॉल्ट क्या थी और डायरेक्शन क्या थी, और जनरली फिर उसके बाद हमारे मुल्क को जो जो आपके फौजी एलीट आ गए, तो अब आपको मुल्क को देखते हैं वो सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। मैं उनकी इंटेंशंस पे कभी भी शक नहीं करता, ये नहीं करता कि वो अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हैं, मगर जब एक बंदा जिसकी ट्रेनिंग ही दुश्मनों से लड़ने की हो और उसको फॉरेन पॉलिसीज बनाने को दे दी जाए और मुल्क चला रहा है वो, तो वो हमेशा एक दुश्मन हमेशा ढूंढेगा आसपास, और वो उन्होंने ढूंढे हुए हैं। एक तरफ अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, एक तरफ इंडिया वो अब है, बना ईरान। अफ़गानिस्तान, और उसको भी हमेशा उन्होंने बना के रखा, और वो भी बैकफ़ायर कर गया। वो तो अब गालियाँ देते हैं वो तालिबान वाले। स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो थी, वो बेसिकली अ, यही कॉन्सेप्ट था ना कि आपने किसी तरह अफगानिस्तान में अपनी दोस्त हुकूमत, यानी दोस्त है मतलब तालिबानी इनकी चाहे वो हुकूमत। दरिंदे, चाहे वो भेड़िए क्यों ना हो। हाँ, और ऐसे ही किया, लेकिन वो मसला ये होता है कि सांप को दूध पिलाएँगे, वो फिर आपको भी काटेगा। इट इट मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन जो आपके साथ में जो मुल्क है, जिस वी शेयर अ लॉट मोर, अगर पंजाब मोस्टली 60% पाकिस्तान पंजाब ही है, और सिंध को भी डाल दें बीच में, तो यू हैव a lot more in common with India than any other country. हाँ, चाइना, तो इसका हिमालय से अब ऊँची अच्छा, और ये वो। चलो पुरानी तो हिस्ट्री होगी, लोग कहते हैं हमें कि आप रोते ही रहते हैं हमेशा पास में, जब भी आप करेक्टिव मेजर्स की या उसकी बात करें, यानी कि आप तारीख को इस तनकीदी निगाहों से जब पढ़ें, तो ये लोग कहते हैं कि तारीख को क्या देख रहे हैं? तारीख को समझना ज़रूरी है, मगर फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब सॉल्यूशन क्या निकलेगा। सॉल्यूशन यही है कि इंडिया जो है, जो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है, सबसे पहले उसे अपना दुश्मन समझने के बजाय अपना दोस्त ही समझे। जैसा एक नेबरिंग कंट्रीज में होते हैं रिलेशन, नॉर्मल नेबरिंग कंट्रीज में ट्रेड ओपन हो उनके साथ, बॉर्डर्स जो हैं आपके पोरस हो जाएं। सेकंड ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, कि आपके स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं है वो सारे टैक्स वो ना ले, बल्कि हर जितने नियरेस्ट आपकी टैक्स कलेक्शन, उतनी ही टैक्स की उसी ही उसके ऊपर जो हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन है वो आपके नियरेस्ट पॉइंट तक, आपकी गलियां, यानी आपका डेवोल्यूशन ऑफ पावर जिसकी 16th क्या आप अमेंडमेंट बता भी सकते है। हैं कि ये बुक, ये सॉरी, जसिमनी रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी? ये अगर ऑनलाइन भी रिलीज़। मिल जाएगी आपको, आप ओके, जस्ट मुनीर कमीशन रिपोर्ट पीडीएफ कर दोगे तो फ्री भी अवेलेबल है। ओके, चलें। और वो कौन सी है, चलें, वो आर्काइव्स, हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, हाँ, ऑलवेज़ अ बस प्लेज़र टू तो हैव यू। ये है कि हमें बस कोशिश ये करनी है कि हमारी जो पढ़ी-लिखी अवाम है ना, वो इस जो स्टेट ओरिएंटेड जो एक नैरेटिव आपके दिमागों में घुसा दिया गया है, उससे बाहर निकलें, तो जिसमें लेकिन इंडिया को आपको दुश्मन लगता नहीं है समझ। हुँ। लेकिन आपको लगता है कि अब इतनी देर हो चुकी है? मैं तो खैर एक ऑप्टिमिस्टिक किस्म का बंदा हूँ, मैं तो आज भी ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने अपने नॉर्मलाइज़ कर ली, और ऐसा नहीं है कि कश्मीर या तो दोगे या नहीं दोगे। बहुत सारे लोग हैं इंडिया की साइड पे, क्योंकि ये अब इन्होंने इतना वो नारा बेच दिया हुआ है कि इनकी आवाम इनको जूतियां मारेगी। अगर फौज भी कह देना हाँ हाँ चलो जरा कश्मीर के ऊपर, तो हाँ, कोई बिल्कुल। नहीं कर सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो लेकिन ये ऐसा जरूर कर सकते हैं कि चलो 50 साल के लिए हम इसको होल्ड पे रख देते हैं, अपने रिलेशन ऐसे बना देते हैं
कि तब की तब देखेगी। हालाँकि अब कश्मीर को आपको पता भूल है जाएँ और उसमें कश्मीरियों को भी खुद समझना पड़ेगा, वो उनको भी जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है 1922 से, कि एक एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना के वो लोग क्या कर लेंगे? मुझे नहीं समझ आती। इससे ज़्यादा बेटर ये है कि वो भी अगर अभी, यानी मैं डेफ़िनिटली कश्मीरी नहीं हूँ, मैं उनके बिहाफ़ पे नहीं बोल सकता, मगर मैं एक तहे दिल से ये समझता हूँ, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो इस बात की तरफ आएँ कि दोनों मुल्क आपस में मिल बैठें और इस मामले को भुला दें और उनको भी अलाउ करें कि वो बॉर्डर की दोनों साइड से आ जाएँ और पाकिस्तान ना उधर उनके अंदर इंटरवीन करवाए और ना इंडिया इधर करे। तो मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा शायद हम आगे स्टेप अहेड हो सकते हैं और हिस्टोरिकली जो हमारा पाकिस्तान का रिकॉर्ड कश्मीर के ऊपर इतना अच्छा नहीं है। एक नई बनी हुई स्टेट, नई बनी हुई, जिसका इस कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी था। उधर आपने ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम पे 22 अक्टूबर 1947 को कबायली चढ़ा दी है। फिर आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर कर दिया, फिर आपने जो है ना ये कारगिल किया है। मुशर्रफ वाला कारगिल कर दिया कि इधर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आके मीनार पाकिस्तान पे आके फूल चढ़ा रहा है और आपसे इज़हार यकजहती कर रहा है। उधर आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ प्लानिंग कर रहे ऑफिशियल थे। प्लानिंग आई पहुँचा मीन दिए थे, वो बंदे पहुँचे हुए थे हुँ, उधर टाइगर हिल्स तक। टाइगर हिल पे पहुँचे हुए थे, हाँ, हाँ। तो ये घुसपैठिए। पास तो इतना अच्छा नहीं है हमारा, तो मगर मुझे, मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ पाकिस्तान के बारे में, मगर मुझे ये नहीं समझ आती, अगर ये स्टेट कोलैप्स करेगी सभी का साथ बुरा होगा। यानी जैसे अभी जिक्र हो रहा था, सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं होगा, पड़ोसियों पड़ोसियों का होगा और वो सारे जो बाहर भी जो ममालिक है उनका भी है। तो समझ, और अभी भी कटोरा लेके आप पहुंचे हुए तो हैं, मगर किस लिए आपने अपनी इस आर्मी की जो है ना वो पेंशन देनी है और उनके सारे, आप एक तरफ वो मुल्क के अंदर आपके सैलाब ज़ुद्गान बैठे हुए हैं, आप वो जो है शाहीन 3 लैंड टू एयर वाला जो है ना बैलिस्टिक 3 जो है ना उसका मिसाइल का तजुर्बा करके जो है ना दाद भी वसूल कर रहे हैं। समझ हुँ। नहीं आती इस चीज़ की। चलें, बहुत चलो, शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत तुम भी शुक्रिया इसी आपका। तरह ही मेरे ख्याल से हमारी इसी तरह ही शायद जो है ना हमारी बात उनके दिल पे कभी ना कभी उतर जाए और वो अपने उम्मीद यही मुताले करते हैं। पाकिस्तान से निकलें अपने। हाँ, तो बहुत चलें, शुक्रिया, फिर किसी दिन मिलते हैं चलें। दोबारा। What are your views on Balochistan? Is Pakistan really going to default after having so much international funding? यार मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो वही देखता हूँ जो खबरें रिपोर्ट कर रही होती हैं, उन्हीं को हम सुनते हैं। पता नहीं होगा, नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो ये बड़ा फेलियर होगा, जैसे मैंने बताया बड़ा डेंजरस होगा। ये अफ़गानिस्तान या वेनेज़ुएला नहीं है, जहाँ पे आप उसको कंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे 25 करोड़ लोग रहते हैं और उसमें बहुत सारे लोग इनसे सीरिया मैनेज नहीं होता जब वो जाते हैं, रेफ्यूजीज़ का टोला जाता है, तो इमेजिन करें यहाँ से इस मुल्क में से कितने लोग जाएँगे, भागेंगे। यू नो ईरान, तुर्की और फिर यूरोप में, तो बेड़े गर्क हो जाएँगे, बेड़े गर्क हो जाएँगे, तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये मैं ओवर प्ले नहीं कर रहा कि पाकिस्तान और तो जो बड़ी बात है, ये बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो आई होप, मेरा लगता तो ऐसे है कि शायद इसको ना करें ठीक, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि घुटनों पे ला के फिर इनको इनसे साइन करवाएँ, लिखवाएँ कि हाँ भाई सीधे हो जाओ, बंदे दे पुत्र बन जाओ, दहशतगर्दी खत्म करो, इंडिया से अपने ताल्लुकात सही करो। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन जब तक वो इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, तो तब तक काम पता नहीं क्या होगा, हू नोज़, लेकिन हालात तो खराब हैं इनके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।